हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के बारे में। व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स को यह लगने लगा है कि कहीं व्हाट्सएप भारत में बंद तो नहीं हो जाएगा। हमारे देश में फेसबुक यूज करने वाले 41 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि नई गाइडलाइंस की वजह से भारत में फेसबुक की बत्ती गुल तो नहीं हो जाएगी। ट्विटर यूज करने वाले कंपैरेटिवली कम हैं, लेकिन यह भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। 1.25 करोड़ यूजर्स हैं। उन्हें डर है कि ट्विटर की सरकार के साथ तकरार चल रही है, तो क्या ट्विटर को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। असल में 3 महीने पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को, जिनमें गूगल भी शामिल है, इन सब के लिए गाइडलाइंस इशू की गई थी और 25 मई तक सारी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यहां ऐसे नोडल अफसर अपॉइंट करने थे जिनके पास लोग कंप्लेंट कर सकें। उन्हें ऐसे लोग अपॉइंट करने थे जो अकाउंटेबल हो। सबको चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और ग्रीवियंस अफसर अपॉइंट करने हैं। अब ये सभी अफसर जनता की शिकायत मिलने पर 15 दिन में उसका निवारण करने के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार के रूल्स हैं। पब्लिक की शिकायतों के लिए सबसे कहा गया अपने यहां सेल्फ रेगुलेशन लागू करें। तो फेसबुक ने कहा कि वो इन गाइडलाइंस को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में सरकार से बात करेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वो भारत के कानून को मानने को तैयार हैं। उनकी कंपनी दुनिया के हर मुल्क में वहां के स्थानीय कानूनों का पालन करती है और भारत में भी करेगी। और मुझे यह भी पता लगा कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नई गाइडलाइंस के हिसाब से चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और ग्रीवेंस अफसर के नाम, फोन नंबर और एड्रेस सरकार को सौंप दिए गए हैं। इन लोगों ने कंप्लाइज कर दिया है। हालांकि व्हाट्सएप ने नई गाइडलाइंस के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि नए रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ हैं और यह भी कहा कि इन नियमों से लोगों की प्राइवेसी को भारी खतरा पैदा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। सबसे कड़ा रुख ट्विटर ने अपनाया। ट्विटर ने आरोप लगाया कि सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी छीनने की कोशिश कर रही है। ट्विटर ने इल्जाम यह भी लगाया कि सरकार ने उन्हें पुलिस के द्वारा डराने धमकाने की कोशिश की। हालांकि आज आईटी मिनिस्टर ने ट्विटर को कड़े शब्दों में कहा वो इधर उधर की बात न करे, कानून का पालन करे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इसका असर भी हुआ। ट्विटर ने कल ही देर रात नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर के तौर पर अपने वकील का नाम और नंबर सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार का कहना है कि यह नहीं चलेगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए। और इस वक्त देश के आईटी मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। कभी ऐसा मौका होता है कि आज की बात में हमें इंटरव्यू करने का मौका मिले, लेकिन आज विषय ऐसा है। पहला सवाल मेरा यह है कि देश में 76 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। अब लोगों को डर लग रहा है कि आपकी सरकार व्हाट्सएप को बंद तो नहीं करा देगी। रजत जी, मैं एक बात पहले आपको धन्यवाद। मैं पटना में हूं, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूं। कोरोना के समय में आपने आज मुझे समय दिया है तो मैं अनुग्रहित हूं। एक बात मैं आपके चैनल पर आपके सामने आपके दर्शकों और देश को बताना चाहता हूं। व्हाट्सएप के सामान्य उपयोग करने वाले भारत के नागरिक और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उनका न कोई काम रुकेगा, न उनके विचारों को बाहर लाया जाएगा। देखिए, हम व्हाट्सएप से क्या कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। ऐसा जो व्हाट्सएप का मैसेज जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहा है,
जिसके कारण जो अपराध होता है, जो भारत की संप्रभुता के संबंध में है, सुरक्षा के संबंध में है, जो किसी महिला को की गरिमा पर चोट पहुंचा रहा है, बलात्कार इत्यादि, रिवेंज पॉर्न इत्यादि, और बच्चों के साथ यौन हिंसा को प्रमोट कर रहा है, ऐसे अपराध के मामले के खुराफात किसने शुरू की, ओरिजिन, वो आपको बताना पड़ेगा। मैसेज नहीं खोलना है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक में है। क्या जो मॉब लिंचिंग होती है या बाकी होता है, दिल्ली में राइट हुआ था, कितना तो लोग बताते हैं कि सरहद के पार से व्हाट्सएप मैसेज को रिसर्कुलेट किया गया। और अगर बाहर से मैसेज आता है तो हिंदुस्तान में यह खुराफात किसने की, आपको बताना पड़ेगा। ये आप अमेरिका में बताते हैं, इंग्लैंड में बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बताते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री और सबों ने आग्रह किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, तो वहां आप बताएंगे, यहां आप निजता की बात करते हैं। अब निजता के विषय को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। हम राइट टू प्राइवेसी, निजता का पूरा सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैंने स्वयं सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि वी वेलकम दिस जजमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है रजत जी कि किसी आतंकवादी को, किसी भ्रष्ट को, किसी क्रिमिनल की निजता का अधिकार नहीं है, वरना तो कोई अपराध का नियंत्रण हो ही नहीं पाएगा। तो यह सवाल है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं कोर्ट में वो गए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि लेकिन व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी, जी रवि जी, उनका तो ये कहना है कि जो व्हाट्सएप के जो नए रूल्स हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, प्राइवेसी के लिए खतरा है, डेंजरस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये कहा उन्होंने। मैं यही तो आपको जवाब दे रहा हूं कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी प्राइवेसी की घोषित की है, उसमें इस बात का प्रावधान है ना, जिस पर हमने भी शो कॉज किया है और जनता भी एजिटेटेड है, कि हम लोगों के डेटा को व्हाट्सएप और अन्य बिजनेस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। उस समय आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कहां चली जाती है? अजय जी, आपको याद होगा, मैं आज शायद आपके चैनल पर आपसे चर्चा करने के लिए आया था। एक समय फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को 5 लाख डेटा दे दिया था भारत के लोगों का, जिस पर सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश दिया था मैंने ही, और बाद में वो कंपनी ही बंद हो गई। उस समय प्राइवेसी का डाटा कहां था? क्या अगर कोई ऐसा खुराफात कर रहा है जिससे आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, महिला की गरिमा परेशान हो रही है, बलात्कार दिखाया जा रहा है, हिंसा, अपराध, सांप्रदायिक दंगा करवाया जा रहा है, तो उस समय निजता होगी कि सुरक्षा आम आदमी की इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब सुरक्षा का सवाल हो, जनरल पब्लिक लोग खुश रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं का सवाल हो, उनकी इज्जत का सवाल हो, तो लेकिन जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तो आपस में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो अगर वो आपस में डेटा शेयर करें तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? उसका जवाब बहुत सिंपल है, जुड़ी हुई कंपनियां भले हों, लेकिन आप तो व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, तब तो फेसबुक की बहुत सारी कंपनियां हैं। मेरी बात समझिए आप, व्हाट्सएप एक अलग एंटिटी है जिस पर आप अपना मैसेजिंग करते हैं, तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तब तो कई आपकी सिस्टर कंपनियां होंगी। देखिए, हमारा फिर कहना है, कानून बहुत स्पष्ट है, इन 4 कैटेगरीज में जो पब्लिक में है, उसको लेकर अगर अपराध होता है तो उस अपराध की जानकारी के लिए आपको उसका ओरिजिन बताना पड़ेगा। रजत जी, आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में जो सीए के समय दंगे हुए थे, उन दंगों में व्हाट्सएप के भड़काऊ संदेशों की भूमिका है या नहीं है? लोग मारे गए, परेशान हुए, संपत्ति का लॉस हुआ। इसलिए, और फिर लिखा है कानून में कि अगर इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है तभी यह किया जाएगा। नहीं, आपकी बात ठीक है, बहुत सारी जगह पर मॉब लिंचिंग के केसेस हुए जो व्हाट्सएप मैसेजेस फैले उसकी वजह से हुए, ये हम जानते हैं और ये बात ठीक है आपकी। रजत जी, 1 मिनट सुनिए, मेरे पास तो सारी खबरें आती हैं इसके संबंध में। दक्षिण भारत के एक प्रदेश में एक महिला को जलाकर मार दिया गया या पीट कर, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गया था कि ये चाइल्ड लिफ्टर है, बच्चों को चोरी करती है। अब वो है या नहीं अलग विषय है, क्या सच्चाई नहीं है? क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर एक मां मेरे पास जो रोज कंप्लेन करती है काफी कि मेरी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पिक्चर्स को इंटीमेट मोमेंट के वायरल कर रहा है, क्या मुझे खामोश रहना चाहिए? ये बड़े सवाल है। और फिर मैं आपसे ट्विटर की बात की, तो मैं आपको एक बात और बताऊं,
जैसा आपने कहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपने इस बात के, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर हम समझौता नहीं करेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ट्विटर लद्दाख को चीन का पार्ट बनाता हुआ मैप चला देगा, 10 दिन लगाएगा उसको हटाने के लिए। ट्विटर कैपिटल हिल पर वॉशिंगटन में जब हमला होता है तो वह अकाउंट बंद कर देते हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी अकाउंट बंद कर देते हैं। भारत में किसान आंदोलन पर जब लोग तलवार लहराते हुए चढ़ जाएंगे लाल किले पर और वहां पुलिस की पिटाई करेंगे, आपने खुद दिखाया अपने चैनल पर, तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लाल किला भी हमारा गौरव का केंद्र है, वहां 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। यह है दोहरे मानदंड, आप बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन ट्विटर को लेकर के, और आज आपके सामने ये ट्विटर को लेकर के आपने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है, बहुत विनम्रता से, बहुत सख्त भाषा। आपने कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश। तो और क्या है, मुझे आप ये बताइए। अब आपने, मैं आपसे आज इस सब बात करने नहीं आया था, आपने पूछा है ये हैशटैग मोदी क्या था किसानों के आंदोलन के समय, उसमें बाहर से एक टूल किट आया था कि नहीं आया था, आप मुझे बताइए। आपके यहां बहुत चर्चा हुई, आपने खुद किया था। तो आज ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आपके चैनल पर बहुत विनम्रता से कहता हूं, लगभग 100-125 करोड़ इन सारे प्लेटफॉर्म के भारत में यूजर हैं, कई दोनों जगह हैं, तीनों जगह हैं। आप भारत में व्यापार करिए, मुनाफा कमाइए, लोगों को बोलने का अवसर दीजिए। हम जनता के बोलने के अधिकार का सम्मान करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री रविशंकर प्रसाद, सारे मंत्री, सारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन अगर आप भारत के संबंध में दोहरे मानदंड लगाएंगे तो बहुत विनम्रता से कहूंगा, रजत बाबू, भारत में व्यवसाय करिए, लेकिन आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं चलेगा कि व्यापार भारत में, कानून इंग्लैंड का चलेगा। आपको पता है हमें क्यों कहना पड़ा? लोग कहते थे कहां शिकायत करें, तो ये कहते अमेरिका में शिकायत करो। किसके पास करें? का ट्विटर के दफ्तर में करो। न कोई नाम है, न कोई नंबर है, सब कुछ अमेरिका ही। नहीं, क्या मतलब है इसका? तब हमने कहा हम बिल्कुल दूर रहेंगे इससे। अब ट्विटर के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार उनको पुलिस के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब मैं दे दूं, नॉर्मली दिल्ली पुलिस ने जवाब दे दिया है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कांग्रेस पार्टी ने एक कंप्लेन किया टूल किट के खिलाफ, अब वो उससे भाग रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। भारत के आपराधिक कानून में, रजत बाबू आप कानून भी जानते हैं, इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी आपराधिक मामले की जांच पुलिस के द्वारा हो रही है तो हर संस्था हो या व्यक्ति, उसका काम है जांच में सहयोग करे। तो पुलिस ने उनको कोई इंटिमिडेट नहीं किया, धमकाया नहीं। जब वो नोटिस पर नहीं आए तो जाके कहे कि आपके पास कुछ है इस बारे में, तो आप बताइए क्या है। तो आप जांच में सहयोग क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मुझे बता दीजिए भाई। उनके यही तो सवाल है। उनके ऑफिस में पुलिस जाएगी, यही गंभीर सवाल है। तो डरेंगे अमेरिका अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर पुलिस आपको समन देती है और आप समन में पेश नहीं होते हैं तो आपको पुलिस जाके फिजिकली समन जाके बताती है कि आप आके जांच में सहयोग करिए, इसमें क्या गलत है भाई? मैं फिर कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, भारत में ये लोग व्यापार करें ट्विटर सहित, भारत का संविधान मानना पड़ेगा और भारत का कानून मानना पड़ेगा। ये बात आपकी सही है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत में अगर काम करेंगे तो संविधान मानना पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा, इस देश का सम्मान करना पड़ेगा, बात सही है आपकी। लेकिन जिस विषय पर झगड़ा हो रहा था, ट्विटर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे फैक्ट चेकर रखे हुए हैं, वो फैक्ट्स की जांच करते रहते हैं। अब देखिए रजत बाबू, ये आपने शुरू कर दिया तो मुझे एक बात बोलने दीजिए। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है ना, लगभग 2.25 करोड़ इसके यूजर्स हैं और जनता के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म हैं तो आप विचारों के पर भी काटते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं। किसके कहने पर? फैक्ट चेकर। जरा एक बार रजत बाबू, आप तो बड़े खोजी पत्रकार स्वयं हैं, अपनी टीम से एक बार जांच करवा लीजिए
कि इनके फैक्ट चेकर कौन कौन हैं और उनको पैसे कहां कहां से आते हैं। क्या फैक्ट चेकर बनने के लिए मोदी जी से घृणा करने वाला होना जरूरी है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा रजत बाबू, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इनके बहुत सारे फैक्ट चेकर्स के प्रोफाइल को जाके जांचिए। उनका एकमात्र यही है कि हमें मोदी जी की आलोचना के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए आप। और इनके जो फंड करने वाले हैं उसमें कितने तो भारत विरोधी गतिविधियों में खुलेआम शामिल हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आप किसको अपॉइंट करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनको अपॉइंट करने के आपके मानक क्या है? कुछ नहीं है पब्लिक में, और कह देंगे साहब हमने टेस्ट करा लिया। आप मुझे बताइए, आप भी तो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, आपका नाम पब्लिकली नोन है ना, किसी को शिकायत हो तो आपके पास आता है कि नहीं आता है? अच्छी बात है। कोई सही हुआ तो आप कार्रवाई करते हैं, नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट करते हैं। नहीं, हम तो रेगुलरली लोगों को बताते हैं। ये जो वायरल मैसेजेस होते हैं या ट्विटर पर कोई गलत चीज होती है तो उसका फैक्ट चेक करके लोगों को बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इस पर भरोसा करो, इस पर भरोसा मत करो। बहुत से लोग पूछते हैं, रोज पूछते हैं, रोज 10 मैसेजेस आते हैं, ये जरा बता दीजिए सही है या गलत। तो अब मैं फिर पूछूंगा कि अगर रजत शर्मा जी को भी एक सोशल मीडिया के लिए फैक्ट चेकर रखना पड़ता है कि फेक न्यूज है कि सही न्यूज है, यह सब उसी के लिए हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए हैं 2018 में, 2019 में। एक प्रांजल केस और दूसरा फेसबुक का केस है, जिसमें सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आतंकवाद, महिला की गरिमा इत्यादि के मामले में ओरिजिन ऑफ मैसेज बताना चाहिए जिससे हिंसा या अपराध हो रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। संसद में 2018 में पूरे सांसदों ने मुझसे कमिटमेंट लिया था कि फेक न्यूज, महिला के अपमान, बच्चों की यौन हिंसा, इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने आश्वासन दिया था जी। वेंकैया नायडू जी ने राज्यसभा के लोगों के आग्रह पर एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। तो कोर्ट की अनुशंसा, संसद की अनुशंसा, व्यापक चर्चा सारी। और मैं आपके सामने फिर एक सवाल पूछता हूं रजत शर्मा जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप तो फैक्ट चेकर रखते हैं। अगर एक मां पीड़ित होकर देश के आईटी मंत्री से कहती है कि मेरी यंग बिटिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी सारी तस्वीरों को वायरल कर रहा है, कुछ करिए, तो मैं क्या कहूं? कुछ नहीं कर सकता। यह है बड़े सवाल, और इसके लिए हमको कानून में लाने की जरूरत नहीं थी, इनको स्वयं वो करना चाहिए था। तो उन्होंने अपना एक मानक बना रखा है। मैनिपुलेटेड कौन है कौन नहीं है। लद्दाख को अगर आप चीन का अंग बताएंगे, मैनिपुलेटेड की बात कर रहे हैं। ट्विटर का काम था कि इस बात की तहकीकात करता। रवि जी, वो तहकीकात करके उन्होंने मैनिपुलेटेड कहा था। अब उनको इंप्रेशन ये है कि चूंकि उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को मैनिपुलेटेड कह दिया, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेटेड करार दे दिया, इसलिए आप इतने नाराज हो गए और उनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको छीनना चाहते हैं। मैं फिर बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगा कि 25 फरवरी 2025 को जब हम गाइडलाइन लाए तो कोई टूलकिट था क्या? कोई विषय था क्या? क्या हमने खाली ट्विटर पर यह कानून लगाया है कि सब सोशल मीडिया पर लगाया है? और आपने स्वयं कहा कि सब कंप्लाई कर चुके हैं, भारतीय भी कंप्लाई कर चुके हैं, कू भी कंप्लाई कर चुके हैं। देखिए, फिर मैं कहता हूं, मैं दोहरे मानकों से मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। ये तो ट्विटर का, फेसबुक का स्वयं का काम था। आज मैं आपको एक और उदाहरण दूं। ये हमारे जो मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने 2015 में एक लाया था फ्री बेसिक्स, आपको याद होगा। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा अच्छा काम किया दुनिया में उन्होंने, टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो मैं 4-5 बार मिल चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं इसे अनुमति दे दूं। मैंने कहा देखूंगा। मैंने मालूम किया रजत जी, तो फ्री बेसिक होने के लिए उनके दरवाजे से घुसना जरूरी है। हमने कहा नहीं, भारत लोकतंत्र है, भारत कई दरवाजों में विश्वास करता है, हम एक दरवाजे से ही सबको घुसने की इजाजत नहीं देंगे। और मैंने उनको परमिट नहीं किया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रजत जी, हमने समावेशी डिजिटल भारत की जब आग्रह किया है, तो ये हमने एक सर्वमान्य मानक बनाए हैं सबों को एक स्वर से देखने के लिए। तो अब मैं ज्यादा ट्विटर का नाम नहीं लूंगा, देखिए आपने बात किया तो फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं, और बहुत विनम्रता से कहना, जो मैंने कल कहा था, एक विदेश की कंपनी जो एक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, वो हमें
भारत के लोकतंत्र को बोलने की आजादी की नसीहत कृपा करके नहीं दे। यह भारत के संविधान से आता है, भारत के परंपरा संस्कृति से आता है, भारत की न्यायपालिका है। आप रजत बाबू मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना? आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री हूं, आप बिल्कुल हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? लेकिन आपके इस आजादी का हम सम्मान करते हैं। इंप्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि जो सरकार का विरोध करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, आप इसको मैं दो चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस सरकार में नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, सरीखे कई और कृपा करके रजत शर्मा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, लाठियां खाई थी, जेल गए थे। किस बात के लिए? मीडिया की आजादी के लिए, न्यायपालिका की गरिमा और सुपरसेशन ऑफ जजेस के खिलाफ गए थे और लोगों की आजादी के लिए गए थे। तो हम लोग लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लोगों की आजादी के लड़ने वाले लोग हैं। अब जहां तक आपने कहा उनके स्वर को कुचला जा रहा है, तो मैं आपसे बहुत मुस्कुराते हुए एक ही बात कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री पर तो पिछले 20 साल से कितना अधिक आरोप लगाया गया, भारत नहीं दुनिया में लगाया गया, प्रायोजित आरोप लगाए गए। और आज भी कुछ लोग का एक ही काम है, हेट मोदी। तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन जनता हमको बार बार जिता देती है तो हम क्या करें? और एक सवाल और जानिए, आपने जो बात की ट्विटर की, सिंगापुर वेरिएंट का नाम ट्विटर पर आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने 1 घंटे में हटा दिया। ये इंडिया वेरिएंट और मोदी वेरिएंट इस दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना के दूसरे फेज को बताया जा रहा था, आप उसको वायरल कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कर रहे थे। आज क्या कहा राहुल गांधी ने? मोदी विड। ये क्या मतलब है इसका? जो ट्विटर का काम है कि जो WHO के द्वारा भारत के इस दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना वायरस का नाम दिया गया है उसका उपयोग करें, तो क्या हमको बताने की जरूरत है? हमको नोटिस निकालनी पड़ी, उसके बाद भी उनको लगा 4 दिन या 3 दिन उसको ठीक करने में। ये सवाल आज उठेंगे और मैं इसको बहुत विनम्रता से उठा रहा हूं। देखिए, उनको भी थोड़ा आईना देखना चाहिए। राहुल गांधी तो रोज ट्विटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर के जरिए रोज सवाल उठाते हैं। आज तो उन्होंने कहा कि मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। राहुल जी, मैं रजत जी क्षमा करिए, रजत जी मैं एक बात कहूं, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूं जी। हाँ, किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग ट्विटर से राजनीति करते हैं और आजकल वही लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, है ना? हम उन पर क्या कहें? अब जनता उनको बार बार हरा देती है तो ठीक है, उनको अपनी खींच निकालने दीजिए। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मसार करने वाला है। इससे अधिक हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ट्विटर ने एक बात कही है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जिनको आपने प्रेशर डाल के ब्लॉक करवाया था, ये सही है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, IT एक्ट के धारा 69 में इस बात का प्रावधान है और यह प्रावधान कब लाया गया? मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा लाया गया कि ऐसे ऑफेंसिव ट्वीट। रजत बाबू, एक बार आप मेरे साथ चाय पीने आइए, वैसे ट्वीट्स को मैं आपको दिखा दूंगा और आप ही की राय लूंगा कि देश के IT मंत्री के रूप में हमें क्या करना चाहिए। मैं आप ही से पूछूंगा, दंगे भड़कने दें, देश की गरिमा को साख होने दें, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा होने दें? क्या सच्चाई नहीं है कि आज ट्विटर के माध्यम से कुछ लोग का यही धंधा बन गया है कि संपादकों की आलोचना करना बिल्कुल अस्तरहीन, जजेस की आलोचना करना? नेता तो रोज ही गाली खाते हैं। कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर इतना उसके खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं कि वो पहले ही बैठ जाता है। वो सब शिकायत करते हैं, हम जाएं तो जाएं कहां? आप मुझे बताइए। इसलिए फिर कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 प्रांजल केस में कहा फ्रेम द गाइडलाइन क्विकली, और दूसरा फेसबुक के केस में कहा ओरिजिन को ट्रेस करने का खुरफात किसने शुरुआत की, इसका नियम बनाइए। तो पूरी चर्चा करके नहीं, आपकी बात सही है, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, 3 महीने का वक्त जी, किसी के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते। और मैं तो उनको कहता हूं, ये लोग ऐसे
लड़ाके होते हैं जिनका कोई नाम तक नहीं जानता, कोई फेक अकाउंट्स होते हैं, कोई भी नाम बनाकर किसी को भी कहीं भी गाली दे सकता है। अब इस पर रोक लगेगी। राजेश जी आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत मेहनत की और कई चर्चा के बाद यह गाइडलाइन बना है। तो उसमें एक प्रावधान और भी है, आपको अपने यूजर्स का एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। सरकार नहीं, उसमें आप खुद खड़ा करिए और उन अपने यूजर्स को यह अवसर दीजिए कि आप चाहें तो अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। जिनका अकाउंट वेरीफाइड हो गया उनको टिक कर दीजिए, तो सब लोग समझेंगे इनका अकाउंट वेरीफाइड है। और जिन्होंने नहीं वेरीफाई कराया उनके खिलाफ एक लगे रहेगा, टीका लगा रहेगा, ताकि देश को भी मालूम होना चाहिए कि जो ज्ञान देते हैं रोज बड़े बड़े, कभी टोपी लगा करके, कोई मूछे लगा करके, जो उनका ट्विटर अकाउंट चलता है, तो ये कौन सज्जन है? तो ये अनवेरीफाइड अकाउंट है। पाकिस्तान से कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं तो अनवेरीफाइड अकाउंट है। ये सब उस कानून का प्रावधान है। और अजय जी, मैं एक बात आपसे और बोलना चाहता हूं, एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल ऑफिसर, इसको अपॉइंट करने के लिए आपको कोई यूपीएससी की परीक्षा करनी पड़ती है क्या? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? अरे आपका काम था, सेलेक्ट करते, आप प्राइवेट कंपनियां आराम से किसी को रख देते। हमने क्या कहा है, शिकायत हो आप 15 दिन के अंदर उसका निपटारा करके उसको बताइए। आप किसी का अकाउंट ब्लॉक करते हैं, उसकी सुनवाई कर लीजिए, उसको बता दीजिए। तो इसमें सरकार कहीं नहीं है, ये सारे ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है। नहीं, आपकी बात सही है। जैसे ब्रॉडकास्टर्स नहीं करेंगे, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में एनबीएसए बनी है, किसी की भी शिकायत होती है वो एक ग्रीवियंस ऑफिसर के पास जाती है और वो कंपल्सरीली हमें जो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जज हैं, उनको जस्टिस सीकरी को सामने भेजना पड़ता है, ये कंपल्सरी है। तो पब्लिक शिकायत कर सकती है, उसके ग्रीवियंस का हैंडल किया जाता है। उसी तरह से यह होना चाहिए। तो रजत जी आपने तो बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए हमको कानून लाने की जरूरत थी क्या? आप जरा सोचिए कि इनके 125 करोड़ यूजर हैं और मुझे गर्व है कि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में 76 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन हैं। आज गांव गांव में बच्चे गूगलिंग करते, मुझे अच्छा लगता है। आज हम लोगों ने डिजिटल इंडिया में इतने लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। आज कोरोना में हम लोग करोड़ों करोड़ मैसेज भेजते हैं, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे यह बताइए कि अगर उनको शिकायत हो तो कहें कि नहीं नहीं अमेरिका में शिकायत करिए। मतलब भारत को आप क्या ट्रीट करते हैं? लेकिन ये सब लोग अपने यूजर्स के बारे में आपका क्या कमिटमेंट है? ये तो पूरी दुनिया में है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, ये तो पूरी दुनिया में है और उन देशों के कानूनों का तो ये पालन करते हैं। आप मेरी सारी बात का समर्थन कर रहे हैं, वो इंग्लैंड का भी करते हैं। बाकी अभी आपको बताऊं, अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत दबाव पड़ा तो उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाया। मालूम है कहां बनाया? आयरलैंड में, जिसके नाम का पता है ना इसका पता है। वो अभी देखिए आपने खुद बता दिया, कानून यह है कि आप अपने किसी स्टाफ को अपॉइंट करिए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, जिसको आपके सिस्टम का पता हो कि हमको इसका निष्पादन करना है। ट्विटर ने किसको बनाया? एक वकील को बना दिया, लॉ फर्म के वकील को इंटरिम बनाया है। यह उचित है क्या? यह कानून का पालन है क्या? फिर मैं उसी पर आ रहा हूं। भारत में आप खूब काम करिए, खूब पैसे बनाइए, सैकड़ों करोड़ आप कमाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके यूजर्स आलोचना करें, हम आलोचना का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत का कानून मानना पड़ेगा। ये आपकी बात सही है। ये नहीं होगा कि आप कंपनी अमेरिका में है, व्यवसाय यहां करेंगे और कानून अमेरिका का चलेगा, ये नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी सफाई से आपने सारे इश्यूज को क्लैरिफाई किया और मुझे उम्मीद है कि सारी जो एजेंसीज हैं वो कंप्लाई करेंगी और जरूर इसका रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद बता रहे थे कि कैसे फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में कारोबार करेगी, पैसा कमाएगी, तो उसे भारत का कानून मानना होगा। ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, क्या इनके अफसर बुलाने पर अमेरिका के सेनेट के सामने पेश नहीं होते?
क्या ये कंपनियां हाउस ऑफ कॉमन के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजती? जिन देशों में कारोबार करती हैं उनके कानून मानती हैं, तो फिर हमारे देश के कानून मानने में क्या आनाकानी? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और यह बात भी सही है कि जब फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां यूजर्स का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, तो फिर आपराधिक मामलों की जांच के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए डेटा सरकारी एजेंसी से साथ शेयर क्यों नहीं कर सकती? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां खुद को फैसिलिटेटर मानती हैं, अगर ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर इन्हें कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करने का हक कैसे हो सकता है? कौन सही कौन गलत, इसका फैसला करने का हक इन्हें कैसे हो सकता है? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर अगर कोई गलत बात लिखता है, कोई भड़काऊ मटेरियल पोस्ट करता है, तो कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं होता, उन्हें पार्टी नहीं बनाया जाता। लीगल एक्शन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले पर होगा। लेकिन अगर कंपनी सही या गलत का खुद फैसला करती है, खुद ही पार्टी बनती है, तो फिर उसे जांच एजेंसियों को बताना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर फैसला किया। न तो इसमें कुछ गलत है और न इसमें किसी की अभिव्यक्ति की आजादी छिनती है। ट्विटर ने जिस तरह के तर्क दिए हैं, जिस तरह से भारत सरकार के गाइडलाइंस को हल्के में लिया है, उसे ठीक नहीं माना जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि रविशंकर प्रसाद ने सख्त लहजे में ट्विटर को मैसेज दिया, जरूरी भी था, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बनाए गए कानून की अनदेखी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इस देश की संप्रभुता, इस देश का संविधान, इस देश का कानून सबसे ऊपर है। कोरोना को लेकर आज केस कम होने की अच्छी खबर फिर से मिली। अब देश में कोरोना की सेकेंड वेव धीरे धीरे कम हो रही है। एक महीने पहले देश में रोज 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 1,86,000 नए केसेस आए हैं और इनमें से भी ज्यादातर केसेस 4 राज्यों में सिमटे हैं। तो यह राहत की बात है। लेकिन सरकार को कोरोना के साथ साथ मिस इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर भी लड़ना पड़ रहा है। रविशंकर प्रसाद अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी के बयानों का, आज राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर कहा कि कोरोना से 42 लाख लोग मर जाएंगे। सरकार ने इसे सरासर झूठ बताया। आज जब कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, तो राहुल गांधी ने सेकेंड वेव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई, इसीलिए कोरोना की सेकेंड वेव आई। राहुल ने यह भी कहा कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, उस रफ्तार से पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगने में 3 साल और लगेंगे और इसकी वजह से देश में थर्ड वेव भी आएगी। तो राहुल गांधी ने क्या कहा थर्ड वेव, फोर्थ वेव के बारे में, ये आप सुन लीजिए एक बार। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया, तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताना भी था। आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो देश की जनता का भी अपमान है। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी आज वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीन आई थी तब कांग्रेस के लोग को वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, कंफ्यूजन फैला रहे थे। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब
ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया। कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कोवैक्सीन इंजेक्शन लेकर ही जब उनका नंबर आया तब उन्होंने शुरुआत की। हालांकि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो उन्होंने आज आरोप लगाए वो भी मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी कह रहे थे उन्होंने सरकार को आगाह किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इमेज चमकाने के लिए वैक्सीन विदेशों को भेज दी। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है, इसलिए जहां से भी वैक्सीन मिले वहां से वैक्सीन लेनी चाहिए और यह काम प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स द प्राइम मिनिस्टर। अब लीडर बनने का समय आया आपका। बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना, डर भूलो। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की स्पीड पर सवाल उठाए तो इसका भी जवाब मिला। वैक्सीनेशन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम जानकारी शेयर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 22 करोड़ 46 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज अवेलेबल करवाई गई है, जिनमें से 20 करोड़ 48 लाख 4 हजार से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अभी राज्यों के पास वैक्सीन की 1 करोड़ 84 लाख 92 हजार डोज बाकी हैं, जबकि 3 लाख 20 हजार वैक्सीन पाइपलाइन में है और अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी। प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि दिसंबर तक पूरे देश में 216 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल होंगी और पूरे देश का वैक्सीनेशन हो चुका होगा। स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है इन सबका उल्लेख उसमें है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। कोरोना को समझने की जरूरत है। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला, लोग तो पूरी दुनिया में मरे।
4-5 मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया में वैक्सीन की भारी कमी है, लेकिन कहीं भी वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर इस तरह की सियासत नहीं हुई। जैसे राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर यह कह दिया कि सरकार मौतों को छुपा रही है, लाखों लोग मर जाएंगे। अब आज के जमाने में, डिजिटल इंडिया के जमाने में, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए कोरोना के केसेस का नंबर छुपाना या कोरोना से मरने वालों का नंबर छुपाना संभव नहीं है। मुझे लगता है हमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के बजाय अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर्स और अपने डेटाबेस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा उदाहरण वैक्सीन का है। भारत दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में है जिसने अपनी वैक्सीन बनाई, लेकिन जब वो वैक्सीन बनी तो राहुल गांधी ने उसकी एफिकेसी पर सवाल उठाए थे। उस समय राहुल गांधी और कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए थे। उसकी वजह से एक कंफ्यूजन फैला, बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने उसी वक्त कहा था कि अफवाहें फैलाई जाएंगी, इनसे बच के रहना, और अफवाहें फैली। एक और बात, वैक्सीन बननी चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए, सबको लगनी चाहिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन वैक्सीन बनाना और फिर उसे वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना यह मुश्किल काम है। आज ही वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने वैक्सीन की सप्लाई में होने वाली कमी पर सफाई दी। फार्मा कंपनी ने कहा कि वैक्सीन के प्रोडक्शन और उसे वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगाने के बाद भी 3 महीने का वक्त कम से कम लगता है। और हमारे देश में वैक्सीन की जरूरत बहुत पड़ी है, बड़ी जनसंख्या है। इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना आसान नहीं है। कम से कम 200 करोड़ वैक्सीन के डोज चाहिए और इसमें वक्त तो लगेगा। हां, इतना जरूर है कि देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी का जितना जल्दी वैक्सीन हो जाए उतना अच्छा, और मुझे लगता है इसमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। और आज सियासत सिर्फ वैक्सीन पर नहीं हुई। ममता बनर्जी ने तो नेचुरल डिजास्टर के इशू पर भी सियासत की। एक और ऐसी घटना हुई जिससे थोड़ा मन दुखी हुआ। ममता बनर्जी ने ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती। आज सियासत की नफरत की वो तस्वीर दिखी जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। देश के प्रधानमंत्री आपदा के वक्त मदद के लिए पहुंचे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंची और टेबल पर तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट रखकर आंधी की तरह वापस चली गई। न दुआ, न सलाम, न बातचीत, न शिष्टाचार, और न ही जनता की जरूरतों की बात, न ही आपदा में कैसे मदद होगी इसकी चर्चा। यास तूफान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों को मदद की जरूरत है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। यह कोई राजनीतिक काम नहीं था। उन्होंने दोनों राज्यों का एरियल सर्वे किया। बंगाल के सर्वे के बाद एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा में प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू मीटिंग होनी थी। मोदी वक्त पर एयरफोर्स स्टेशन के मीटिंग रूम में पहुंच गए। वो वैसे भी टाइम के पाबंद हैं। अफसरों ने बंगाल में हुए नुकसान का अंदाजा देने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ था। प्रधानमंत्री के अलावा बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम अफसर पहुंच गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली थी। 30 मिनट तक प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी का इंतजार किया और इसके बाद ममता बनर्जी मीटिंग के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बस प्रधानमंत्री को एक फाइल पकड़ा कर निकल गई, कहा मुझे कहीं जाना है। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को इस मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। केंद्र सरकार की तरफ से कल दिन में 2 बजे पश्चिम बंगाल की सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रिव्यू मीटिंग के बारे में फॉर्मली
औपचारिक तौर पर पूरी जानकारी दे दी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी आधे घंटे देर से मीटिंग में पहुंची, फाइल देकर बाहर निकल गईं और बाहर आकर ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक करने के बाद मैं कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री से मिली और उनको पश्चिम बंगाल में तूफान बाद के हालात से अवगत कराया। उनकी जानकारी के लिए डिजास्टर रिपोर्ट उनको सौंप दी है। अब मैं दीघा में राहत और बचाव कार्य के लिए निकल रही हूं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फाइल पकड़ाई उसमें दीघा डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ और सुंदरबन डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ की डिमांड की गई है। अब आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी क्या चाहती हैं। यह सही है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया है। यह उनके लिए गर्व की बात है। और यह भी सही है कि ममता बनर्जी लगातार तीसरा चुनाव जीती हैं। यह कोई आसान बात नहीं है, बड़ी लीडर है। और यह भी सब जानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोधी हैं। लेकिन मोदी के राजनीतिक विरोधी तो नवीन पटनायक भी हैं। उड़ीसा की जनता ने भी नवीन पटनायक को 3/4 से ज्यादा बहुमत दिया है। वो भी लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। 21 साल से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद भी नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी जैसा व्यवहार नहीं किया। बंगाल से पहले मोदी ने उड़ीसा के तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में खुद प्रधानमंत्री की अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ रिव्यू मीटिंग की। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद नवीन पटनायक ने ट्विटर पर लिखा, तूफान यास के बाद ओडिशा आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। प्रधानमंत्री को तूफान से हुई तबाही और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। लेकिन चूंकि देश कोविड महामारी से जूझ रहा है, इसलिए हम तुरंत आर्थिक सहायता मांगकर केंद्र सरकार पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते। हमने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके आपदा से निकलने की कोशिश की है। कितनी बड़ी बात है। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी दोनों मोदी विरोधी हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में कितना फर्क है। और यह सही है कि ममता बनर्जी मोदी से तब से नाराज हैं जब इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर चुन चुनकर हमले किए थे, कड़वी बातें कही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने भी चुनाव के दौरान मोदी पर हमला करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी बहुत कड़वी कड़वी बातें कही थी। और यह सही है कि पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव इसी तरह की कड़वाहट से, इसी तरह के टकराव से भरा हुआ था। लेकिन वो बीजेपी और टीएमसी के नेताओं का टकराव था, उनका मुकाबला था। चुनाव के वक्त बीजेपी ममता बनर्जी की कुर्सी छीनने की कोशिश कर रही थी और ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने में लगी थी। अब चुनाव खत्म हो गया। ममता बनर्जी को समझना चाहिए, जैसे वो बंगाल के लोगों की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। यह जनता का फैसला है। लोकतंत्र का तकाजा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखे। और आज तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मीटिंग मुश्किल वक्त में थी, आपदा को लेकर थी, बंगाल की जनता की मदद के लिए थी। जो लोग परेशान हैं, हैरान हैं, जिनके घर छन गए, जिनके घर से छत उड़ गई, तबाह हो गए, उन लोगों की मदद के लिए थी। ममता बनर्जी को इसमें शामिल होना चाहिए था, प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी। अब किसने मुझे कहा कि ममता बनर्जी इसलिए नाराज होकर चले गई क्योंकि उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने उनको चुनाव में हरा दिया, उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। वो ठीक है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन के लीडर हैं। जैसे मोदी की कांग्रेस से लाख नाराजगी है, कांग्रेस वाले हर तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, लेकिन लोकसभा में विरोधी दल के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्हें साथ बैठना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। बहुत सारे की डिसीजंस हैं, जैसे अभी सीबीआई के डायरेक्टर कौन होगा इसका फैसला हुआ। ऐसे बड़े फैसलों में ऑपोजिशन लीडर की से होती है। तो ये लोकतंत्र की परंपराएं हैं।
और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मान सम्मान से ज्यादा सबको लोकतंत्र के मान की चिंता करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यही किया है। उन्होंने ममता के व्यवहार से नाराज होकर बंगाल के लोगों से भेदभाव नहीं किया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। मुझे लगता है यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा है। जिस यास तूफान पर आज बंगाल और केंद्र सरकार के बीच राजनीति हुई, उस तूफान ने बिहार में भी मुसीबत पैदा कर दी है। इसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास में जो मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। तूफान की वजह से बिहार के कई इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसका असर यह हुआ है कि बिहार के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए हैं। चाहे डीएम का ऑफिस हो या फिर हॉस्पिटल, सब जगह पानी भर गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाजीपुर के सदर हॉस्पिटल की है। वार्ड के अंदर भी पानी भर गया है, बेड पानी में डूबे हैं और मरीज किसी तरह उनके ऊपर बैठकर खुद को पानी से बचा रहे हैं। हालत ये हो गई कि ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन रूम और इमरजेंसी वार्ड में भी पानी भरा हुआ है। बारिश के पानी के कारण बड़ी तादाद में दवाएं खराब हो गई हैं। एक्सरे रूम हो या फिर कंप्यूटर रूम, सब जगह पानी भरा हुआ है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा शाम को हॉस्पिटल में गई। उस वक्त भी हालत खराब थी। मौसम भी खराब बना हुआ है, धूप निकल के आसार दिखाई नहीं देते। जाहिर है पानी निकलने में वक्त लगेगा और जब तक पानी निकलेगा तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। यास तूफान की वजह से बिहार में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। मुश्किल है कि हॉस्पिटल्स में पानी भरा है, ऐसे में मरीजों के इलाज में बहुत मुश्किल आ रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।